नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का एनबी न्यूज पर। आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड बुलेटिन, आपके साथ मैं हूँ अमीषा यादव। रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन को लेकर मुख्यमंत्री धामी ने कहा, पिछले राष्ट्रीय खेलों के मुकाबले इस बार उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन किया है और उससे ज्यादा मेडल भी अपने नाम किए। राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से आगे हमारे प्रदेश के खिलाड़ी और बेहतर प्रदर्शन करेंगे और जिस तरह का वातावरण आज खेलों को लेकर उत्तराखंड में बन गया है, उससे उत्तराखंड को खेल भूमि के नाम से भी जाना जाएगा। ये हमारे लिए बहुत उत्साहवर्धक भी है और हमारे खिलाड़ियों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है कि जहां पिछले राष्ट्रीय खेलों में हम पदक तालिका में पीछे थे, इस बार हम पदक तालिका में काफ़ी आगे आ गए हैं। हमारे खिलाड़ी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, मेडल भी जीत रहे हैं। आने वाले समय में निश्चित रूप से हमारी देवभूमि, वीर भूमि, अब खेल भूमि के रूप में भी हम जो है स्थापित होंगे और हमारे नौनिहाल बच्चे, युवा, छात्र, खिलाड़ी बहुत अच्छा प्रदर्शन करके और अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर जो हमारे इस राष्ट्रीय खेलों के लिए बने हैं वो उनके हर प्रकार के खेलों के विकास में काम आएंगे, उनके व्यक्तित्व के विकास में काम आएंगे, खेल की गतिविधियों को संचालित करने में बहुत सहायक सिद्ध होंगे और निश्चित रूप से ये एक अच्छा हमारे खिलाड़ियों के भविष्य का निर्माण करेंगे। महाकुंभ नगर में आस्था और श्रद्धा का महापर्व चल रहा है, जहां देश विदेश से श्रद्धालु पुण्य लाभ अर्जित करने के लिए आ रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने भी सोमवार को परिवार संग त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान कर मां गंगा, यमुना, सरस्वती को नमन किया। उन्होंने इसे धार्मिक महापर्व बताते हुए कहा कि संगम में डुबकी लगाना अपने आप में बहुत बड़े धर्म का काम है। ये हमारा धार्मिक महापर्व है, महाकुंभ है और इसमें स्नान करना, डुबकी लगाना अपने आप में बहुत बड़ा धर्म का काम है और अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। और पूरे देश दुनिया के लोग यहाँ आ रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। मैं भी अपने को धन्य समझता हूँ। देवभूमि उत्तराखंड से ही माँ गंगा भी आती है, यमुना भी आती है और संगम में आकर डुबकी लगाई है और निश्चित रूप से ये हमारे लिए बहुत ही मैं कहूँ कि मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे भी इन करोड़ों करोड़ों लोगों के साथ यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने का अवसर मिला है। हरिद्वार में भी कुंभ का आयोजन होगा, क्या कुछ खास रहेगा? हरिद्वार का 2027 में वहाँ पर प्रस्तावित है कुंभ हमारा और उसकी हम लोग पूरी तैयारी प्रारंभ हमने कर दी है और हमारा प्रयास रहेगा कि वह भी एक ऐतिहासिक और सभी के लिए सुविधाजनक कुंभ का आयोजन हो। सर, यहाँ साधु संतों से भी आप मिले, क्या पूज्य साधु संतों का सानिध्य प्राप्त हुआ, उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और निश्चित रूप से वो साधु संत हमारे बड़े प्रेरक होते हैं, हमारी समाज को दिशा देने का काम करते हैं, धर्म की रक्षा के लिए काम करते हैं, संवर्धन के लिए काम करते हैं। उनका मार्गदर्शन लेकर हम अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ते हैं और उनका आशीर्वाद सदैव हमको प्रेरणा देता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी महाकुंभ में रविवार को प्रयागराज पहुंचे थे। इस दौरान धामी ने महाकुंभ को आस्था का महासंगम करार दिया। कहा कि हम सौभाग्यशाली है कि यह महाकुंभ हमारे युग में आया है। इसके साथ ही उन्होंने इस भव्य आयोजन के लिए पीएम मोदी, सीएम योगी की प्रशंसा की। मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड मंडपम का भी निरीक्षण किया। कुंभ में डुबकी लगाएंगे, क्या कहना? नहीं, आज देश के करोड़ों करोड़ों लोग यहाँ डुबकी लगा रहे हैं और बड़ा आस्था का महासंगम है और बड़ा शुभ अवसर है कि इस कालखंड में ये महाकुंभ आया है और आ रहे हैं लोग। हम लोग भी प्रार्थना करेंगे माँ गंगा से, यमुना से, माँ सरस्वती से कि देश आगे बढ़े हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और विकसित भारत बने। देवभूमि उत्तराखंड से ही माँ गंगा और यमुना का उद्गम है और बड़ा
मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूं कि इस महाकुंभ के कालखंड में मुझे भी यहाँ आने का अवसर मिल रहा है और बहुत अच्छा यहाँ पर जो है महाकुंभ का आयोजन किया गया है। करोड़ों लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, रिकॉर्ड बन रहे हैं। विधानसभा के 18 फरवरी से शुरू होने वाले बजट सेशन में सरकार 20 फरवरी को वर्ष 2025-26 का बजट प्रस्तुत करेगी। बजट का आकार 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहने की संभावना है। विधानसभा सचिवालय ने बजट सेशन की अधिसूचना जारी कर दी है। सभी विधायकों को पत्र भेजकर इसकी सूचना देने के साथ ही सत्र के लिए प्रस्तावित अंतिम कार्यक्रम की जानकारी भी दी है। इसके मुताबिक सत्र के पहले दिन 18 फरवरी को राज्यपाल का अभिभाषण होगा। 19 फरवरी को विभिन्न अध्यादेश सदन के पटल पर रखने के साथ ही राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। सोचते हूँ कि हर सरकार का बजट जो है वो विकासोन्मुख होता है और हमारी सरकार का भी बजट जो है वो मातृ शक्ति को समर्पित होता है, युवाओं को समर्पित होता है, हमारे वरिष्ठजनों को समर्पित होता है और हमारे किसानों को समर्पित होता है, हर वंचित वर्ग को समर्पित होता है। अर्थव्यवस्था किस प्रकार से मजबूत हो उसको लेकर बजट में व्यवस्था होती है और हमारे गरीबों को किस प्रकार से उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं के लिए किस प्रकार का आर्थिक प्रबंधन हो उसकी व्यवस्था होती है। तो बजट पूरी तरीके से हर वर्ग को छूता हुआ समावेशी बजट आप हम सब लोग देखेंगे और निश्चित रूप से ये बजट जो है सरकार के 2025-26 का जो हमारा मैनिफेस्टो है उसको रिफ्लेक्ट करता हुआ ये बजट आप हम सब देखेंगे और मैं समझती हूँ कि ऐतिहासिक बजट होगा। हम एक दौर यूसीसी के उससे भी एक ऐतिहासिक निर्णय के साथ में हम लोग गुजरे हैं, तो आने वाले समय में मैं समझती हूँ कि और भी हिस्टोरिकल निर्णय जो है अपने बजट सेशन में हम देखेंगे। जिस तरह से प्रदेश खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री, कांग्रेस के दिग्गज नेता हरक सिंह रावत का एक वीडियो फिर से सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में हरक सिंह रावत एक बार फिर मंच पर जमकर थिरकते नजर आए। वीडियो मुंबई के कौथिग मेले का बताया जा रहा है, जिसमें हरक सिंह के साथ बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान भी मंच पर नजर आए। गढ़वाली गीतों पर हरक सिंह रावत जमकर थिरके। इसके बाद हरक सिंह तेजी से नाचते दिखे। दावा है कि हरक सिंह पर देवता अवतरित हुआ। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है, जबकि देहरादून समेत ज्यादातर मैदानी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। सुबह के समय हल्का कोहरा छाया हुआ था। देहरादून में शनिवार सुबह से चटक धूप खिली रही, जबकि रात के समय आंशिक बादल मंडराने लगे। दिन के समय तेज धूप निकलने के कारण देहरादून का तापमान सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक पहुंच गया, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री कम रिकॉर्ड किया गया, जिसके चलते रात के समय ठंड बरकरार है। उत्तराखंड में अगर बात करें तो जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर आज जो है हल्की बारिश का अनुमान जताया गया है। इसके अलावा जो है अब ठंड भी काफ़ी कम हो चुकी है। अगर बात करें रात का तापमान जो है वो लगभग 20 डिग्री के आसपास बना हुआ है और राजधानी देहरादून में जो है मौसम शुष्क हो रहा है। लगातार जिस तरह से पिछले दिनों ठंड पड़ रही थी, तो अब कहीं ना कहीं ठंड में जो है काफ़ी कमी देखने को मिल रही है, क्योंकि जो इस समय दिन का तापमान है वो काफ़ी गर्म रिकॉर्ड किया जा रहा है। मौसम विभाग के जो निदेशक हैं विक्रम सिंह, उन्होंने भी बताया है कि लगातार मौसम शुष्क हो रहा है। अभी हालांकि ऐसा ही मौसम जो है पूरे उत्तराखंड में बना रहने की पूरी संभावना है। ऐसे में अगर पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पर जो है हल्की बारिश का अनुमान जताया गया है। लगभग 3500 मीटर से जो ऊंचे इलाके हैं वहाँ पर हल्की बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जो चारधाम यात्रा भी अब चलने वाली है, उसको लेकर भी मौसम जो है लगातार करवट बदल रहा है। तो ऐसे में जो है मौसम विभाग भी जो है सतर्कता बरतने के आदेश दे रहा है। हालांकि अभी मौसम में कुछ खासा परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन मौसम की अगर बात करें तो लगातार मौसम शुष्क हो रहा है। देहरादून से कैमरा पर्सन दिनेश कुमार के साथ अभिनव नायक, KNB न्यूज़।
सड़क सुरक्षा माह 2025 के तहत बलूनी क्रिकेट एकेडमी में 11 फरवरी से परिवहन विभाग की ओर से उत्तराखंड रोड सेफ्टी प्रीमियर लीग का आयोजन किया जाएगा। इसमें देहरादून की विभिन्न कॉलेजों की टीमें हिस्सा लेंगी। इसका उद्देश्य लोगों को सड़क सुरक्षा का पाठ पढ़ाना है। देहरादून में पिछले कुछ महीनों में हुए सड़क हादसे को लोग आज भी नहीं भूल पाए। इसमें कई लोगों की मौत होने के साथ ही बड़ी संख्या में लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। सड़क दुर्घटना में शिकार होने वाली बड़ी संख्या में युवा शामिल है। इस पर नियंत्रण के लिए लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत अब परिवहन विभाग की ओर से क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके जो है लगातार एक्सीडेंट के जो केस हैं वो बढ़े हैं, इसको लेके अब कार्यक्रम क्योंकि 11 तारीख से होना है, क्या कुछ कार्यक्रम की तैयारी है? आपने देखा होगा देहरादून में विगत 5-6 महीने में कई दुर्घटनाएं हुई हैं जिसमें यूथ की जान गई है, यूथ घायल भी हुए हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि युवा को रोड सेफ्टी में शामिल किया जाए। तो हम लोग सोचा कैसे उनको शामिल कर सकते हैं। हम लोग उनके कॉलेज में जाते हैं, प्रोग्राम करते हैं, लेकिन हमें लगा कि खेल में उनकी रुचि ज़्यादा होती है और खेल में टीम भावना भी होती है, अनुशासन भी होता है। कैसे रोड पे ड्राइव करना है वो भी एक अनुशासन ही है। तो हम लोगों ने क्रिकेट मैच के थ्रू रोड सेफ्टी का उनको एक लेसन देने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। और एक हम लोग का प्रोग्राम हो रहा है जिसका हम लोगों ने नाम दिया है रोड सेफ्टी प्रीमियर लीग। इसमें 8 टीमें शामिल हो रही हैं। देहरादून के बड़े बड़े सम्मानित जो रेप्यूटेड कॉलेजेस हैं, जैसे ग्राफिकेरा है, DIT है और ढेर सारे कॉलेज हैं। तो 8 टीमें हमारी इसमें शामिल हो रही हैं। इस क्रिकेट प्रीमियर लीग का आयोजन हम लोग बलूनी क्रिकेट एकेडमी माजरा में कर रहे हैं। 8 टीमें जैसा मैंने बताया वो शामिल हो रही हैं। नॉकआउट सिस्टम होगा, 10-10 ओवर का गेम होगा इसमें, और बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन लोगों का मिल रहा है। जो युवा हैं, जो उनके स्टूडेंट्स हैं, वो बहुत बड़ी संख्या में लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप देखेंगे कि 11 तारीख को जब शुरुआत हमारी होगी तो इसमें बहुत सफल प्रोग्राम होगा ये। उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल चल रहे हैं और पिछले 2 दिनों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने अलग अलग खेलों में अत्यधिक मेडल जीते हैं। इसी को लेकर उत्तराखंड सरकार की खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि उत्तराखंड में खिलाड़ियों का लगातार बेहतरीन प्रदर्शन हो रहा है। अभी उत्तराखंड राष्ट्रीय खेलों में 6ठे नंबर पर है और समापन होने तक उत्तराखंड टॉप 5 में आ जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए राशि पहले ही तय कर दी गई थी। गोल्ड मेडल लाने वाले खिलाड़ियों को 12 लाख रुपए, सिल्वर मेडल लाने वालों को 8 लाख और ब्रॉन्ज मेडल लाने वालों को उत्तराखंड सरकार 6 लाख की नगद राशि इनाम स्वरूप दे रही है। इस प्रकार से प्रदेश के खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं और जिस प्रकार से आज प्रदेश के खिलाड़ियों ने हमें 7वें पायदान पे लाके आज हम लोगों को गौरवान्वित किया है और जिस प्रकार से लगातार मेडल जीतने का क्रम बना हुआ है, तो मुझे तो भरोसा है कि हम प्रथम 5 में जो है हम निश्चित रूप से हम 14 तारीख तक में या 13 तारीख में हम जरूर उस अंक को भी हम लोग हासिल करेंगे। तो उनको प्रोत्साहित करने के लिए मैं समझती हूँ कि यही रिजल्ट पाने के लिए वो निर्णय सरकार ने बहुत पहले ही कर दिए है। नगद इनाम धनराशि, गोल्ड मेडल लाने पे 12 लाख, सिल्वर मेडल लाने पे 8 लाख, ब्रॉन्ज मेडल लेके आने पे 6 लाख। तो ये निर्णय तो हम पहले ही कर चुके हैं। आउट ऑफ 10 जॉब हम 37 लोगों को दे चुके हैं, अब आने वाले समय में देंगे। 4% रिजर्वेशन हम स्पोर्ट्स प्लेयर को हम लोगों ने व्यवस्था बना दी है, तो वो लगातार गतिमान है। तो हमने ऐसा कोई कार्य नहीं छोड़ा है जिसके कारण से खिलाड़ी को कल को किसी भी प्रकार को अपने भविष्य के निर्णय को लेकर कोई दिक्कत खड़ी हो या उन्हें अन्य स्टेट का रुख करना पड़े। ऐसा हमने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा है। हमने खिलाड़ियों के लिए सारे दरवाजे जो है उत्तराखंड सरकार ने, धामी जी की सरकार ने खोल के रखा हुआ है। उनका भविष्य खेल के क्षेत्र में बेहतरीन हो और यहाँ वो बेहतरीन परफॉर्मेंस दें, बेहतरीन बच्चों को तैयार करें। ये इतना सारा इंफ्रा हम लोगों ने बनाया है, ये इंफ्रा इन्हीं बच्चों के लिए बनाया है और इसी इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं हमारे बच्चे आने वाले समय में जो है आज नेशनल खेल रहे, कल इंटरनेशनल खेले। तो हम लोग पूरी तरीके से जो है हमारी जो लेगेसी प्लान भी और उनका भविष्य का प्लान भी हमारे पास बना रखा है। बस हम इंतजार कर रहे हैं कि 14 तारीख तक में सारी स्थितियां स्पष्ट होते हुए उत्तराखंड अपने बेहतरीन अंक को प्राप्त करे और उसके बाद में हम लोग खिलाड़ियों को जैसा उनका सम्मान है वो सम्मान हमको देने में हम लोग कोई कमी नहीं छोड़ेंगे।
राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड ने अब तक 14 स्वर्ण समेत 62 पदक जीतकर इतिहास रच दिया। राज्य पदक तालिका में 7वें स्थान पर पहुंच गया। खेल मंत्री रेखा आर्या ने खिलाड़ियों को इसके लिए बधाई दी है। उन्होंने कहा, राज्य के खिलाड़ियों ने शनिवार को देवभूमि पर सोने की बारिश कर दी। राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में शुक्रवार को उत्तराखंड 11वें स्थान पर था, जो शनिवार को 5 गोल्ड मेडल जीतने के बाद छठे पायदान पर पहुंच गया। राज्य ने अब तक 14 गोल्ड, 22 रजत और 26 कांस्य पदक समेत 62 पदक जीते हैं। स्वर्ण पदकों में सबसे अधिक 5 पदक मॉडर्न पेंटाथलॉन में मिले हैं। दूसरे नंबर पर बॉक्सिंग में राज्य के मुक्केबाजों का शानदार प्रदर्शन रहा, जिसमें राज्य को 3 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक मिले। इसके अलावा वुशु, ताइक्वांडो, योगासन, केनोइंग, कयाकिंग, लॉन बॉल में राज्य को 1-1 स्वर्ण पदक मिला। उत्तराखंड में चल रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों में सर्विसेज 41 स्वर्ण समेत 68 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर है, जबकि कर्नाटक 30 स्वर्ण समेत 58 पदकों के साथ दूसरे, महाराष्ट्र 25 स्वर्ण समेत 112 पदकों के साथ तीसरे नंबर पर है। प्रदेश में उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षा 21 फरवरी से शुरू हो रही है। छात्रों को तनाव मुक्त होकर परीक्षा देने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग की ओर से तनाव प्रबंधन पर एक कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में शिक्षा महानिदेशक झरना कमठान ने छात्र छात्राओं को परीक्षा में तनाव मुक्त होने के गुर सिखाए। वर्चुअली वर्कशॉप में सैकड़ों स्कूलों के साथ हजारों छात्रों ने फ्री माइंड परीक्षा देने के गुर सीखे। का उद्देश्य था और कितने स्कूल इससे जुड़े हुए थे? देखिए, हमारे यहाँ जैसे कि बोर्ड एग्ज़ाम्स की डेट निर्धारित हो गई है और जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ पे 21 फरवरी से लेके 11 मार्च तक जो है बोर्ड एग्ज़ाम्स जो हैं चलेंगे। तो इसको लेकर के हमने जो हमारे बोर्ड स्टूडेंट्स हैं बोर्ड क्लासेस के, उनके साथ में एक वर्कशॉप प्रारंभ करी है स्ट्रेस मैनेजमेंट पे। तो कल उसका इनॉग्रेशन हुआ था, तो उसमें लगभग 200 से अधिक विद्यालय जो हैं वर्चुअली कनेक्ट हुए थे और हमने जो छात्रों से चर्चा भी करी है, उनको काफ़ी टिप्स भी दिए हैं। कुछ इसमें हमारे साथ NGOs भी वर्क कर रहे हैं, उनके विशेषज्ञ भी आए थे और हमने 1-to-1 जो है स्कूल्स के साथ बात भी करी है। कई बच्चों के प्रश्न थे, उनके समाधान भी किए हैं। और यही नहीं, इसके अलावा जो परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम है जिसमें कि माननीय प्रधानमंत्री जी भी कनेक्ट होते हैं बच्चों से, उसकी तिथि भी आ गई है। वो 10 फरवरी को जो है 11 बजे से होगा। तो उसमें भी हमने निर्देश जारी कर दिए हैं पूरे स्टेट के सभी स्कूल्स के लिए कि वो उसमें कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक पढ़ने वाले बच्चे उसमें कनेक्ट होंगे और सभी स्कूल्स जो है वर्चुअली उस प्रोग्राम में कनेक्ट होंगे। इस बारे में निर्देश दे दिए गए हैं। साथ में CBSE के स्कूल्स को, ICSE के स्कूल्स को भी निर्देश जारी कर दिए हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला, लेकिन उत्तराखंड बीजेपी के प्रभारी दुष्यंत गौतम करोल बाग सीट से चुनाव हार गए। इसको लेकर उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि करोल बाग सीट पर बड़ी चुनौती थी। पिछली बार उस सीट पर जीत का मार्जिन 30,000 था, लेकिन दुष्यंत गौतम के प्रभाव के चलते उस सीट पर इस बार 7,000 का मार्जिन रहा। अगली बार वो सीट बीजेपी को मिलेगी। दुष्यंत गौतम पार्टी के वरिष्ठ नेता है। देखिए, वो चुनाव हमको पूरी उम्मीद थी उस चुनाव को हम जीतेंगे, लेकिन पिछली बार 30,000 मतों का अंतर था और क्योंकि सभी कार्यकर्ताओं ने सख्त प्रयास किया, हम उस सीट को जीत नहीं पाए और भविष्य के अंदर उस सीट हमारी हो, ऐसा हमारा प्रयास है। जहाँ तक दुष्यंत जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं और चुनौतीपूर्ण सीट पर जब किसी वरिष्ठ नेता को लड़ाया जाता है तो दोनों प्रकार स्थितियाँ बनी रहती हैं, लेकिन दुष्यंत जी का वो प्रभाव था कि 30,000 की जो हार का मार्जिन था वो हम 7,000 को लाए। भविष्य में वो भारतीय जनता पार्टी की सीट होगी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे ANB न्यूज के साथ। नमस्कार।